2 दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का एक सर्कुलर आया हुआ है जो आज ही पब्लिश हुआ है मीडिया में। मतलब वो सर्कुलर देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप सर्कुलर को देखिए, बाबा साहब के संबंध में देखो सरकारें क्या कह रही हैं, गवर्नमेंट्स का क्या व्यू है, ऑफिशियल व्यू गवर्नमेंट्स का, हाई कोर्ट्स का या सुप्रीम कोर्ट्स का जुडिशल साइड पर या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर बाबा साहब को वो कैसे मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी के अनिल मिश्रा जी या किसी और के कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 1950 से ही हम बाबा साहब को चीफ आर्किटेक्ट या फादर या पिता या मुख्य निर्माता हम मानते चले आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक मानते आ रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि उन्हीं का रोल था, जो सारा रोल उन्हीं का था, मेन रोल उन्हीं का था, और बाकी का रोल भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका रोल इतना इम्पोर्टेंट था कि उनको निर्माता ही कहा जाता है और सही कहा जाता है। अभी जो सर्कुलर कर्नाटक हाई कोर्ट ने निकाला है, इस सर्कुलर की डेट है 19 जून 2025, अभी का ही 2 दिन पहले। और इसमें इसका सब्जेक्ट है कि डिस्प्लेइंग द फोटोग्राफ ऑफ द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन ऑल द कोर्ट हॉल्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, बंगलुरु एंड बेंचेज एट धारवाड़ एंड कालाबुर्गी एंड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ द स्टेट। तो इस सर्कुलर के माध्यम से ये डायरेक्शन दी गई है कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पोर्ट्रेट है या फोटोग्राफ्स है, कोर्ट के हॉल में जो प्रिंसिपल बेंच है बंगलौर में वहाँ लगेगा, धारवाड़ में बेंच है वहाँ लगेगा कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच, और कर्नाटक हाई कोर्ट की एक बेंच है कलबुर्गी वहाँ लगेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ द स्टेट, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जितने भी कोर्ट्स हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर में जो आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस जिला कोर्ट्स हैं, उस कोर्ट्स के अंदर कोर्ट रूम में प्रोमिनेंट प्लेस, इस बट प्रोमिनेंट प्लेस मतलब ऐसा नहीं कहीं लगा दो आप, ऐसी जगह जो इंपॉर्टेंट जगह हो वहाँ लगेगा वो पोर्ट्रेट जो है। और ये डायरेक्शन 19/6/2025 के सर्कुलर जनरल सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2025 है। और इसमें जो समझने की बात एक और इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब को कैसे रेफर किया गया, क्या माना गया बाबा साहब के बारे में। तो देखो मैं इसको पढ़ता हूँ आपके सामने। इन व्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय द जनरल पब्लिक, advocates, forums and organizations and the communications issued by the government of Karnataka from time to time requesting this office to display the photograph portrait of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, father and architect of Constitution of India, in all courts, all the courts, hall of the High Court of Karnataka, principal bench at Bengaluru, benches at Dharwad and Kalburgi, and district judiciary of the state. The Honorable Full Court by resolution dated 26/4/2025 has resolved to cause display of the photograph portrait of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, father and architect of the Constitution of India, at prominent suitable place in all the court halls of the High Court of Karnataka, principal bench at Bengaluru, benches at Dharwad and Kalburgi, as well as district judiciary of the state. तो इस सर्कुलर के माध्यम से पता चलता है कि कर्नाटक हाई कोर्ट बाबा साहब को आर्किटेक्ट और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानती है। ये सर्कुलर बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस सर्कुलर के बारे में ये किसी एक जज साहब ने नहीं कर रखा है, ये फुल कोर्ट का रिजोल्यूशन है जो 26/4/2025 को फुल कोर्ट ने कर्नाटक ने पास किया हुआ है कि पोर्ट्रेट बाबा साहब का लगाया जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा एक सर्कुलर का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा, वो कुछ 4 फरवरी 2022 का है। वो सर्कुलर भी कर्नाटक हाई कोर्ट का है, और कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसमें क्या रखा है कि 15 अगस्त के दिन 15 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, 26 जनवरी रिपब्लिक डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट में उसकी बेंच बंगलुरु में, बेंच धारवाड़ में और कलबुर्गी में, और डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट एंड स्टेट में बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगेगा उस दिन। जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर को मनाया जाता है जो डे, दो नेशनल डे भी मनाए जाते हैं, तो उस डे के दिन बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगाने का ऑर्डर किया था हर कोर्ट में। ये 4 फरवरी 2022 का सर्कुलर था फुल कोर्ट का, हाई कोर्ट का। अब हाई कोर्ट ने, कर्नाटक ने अपने सर्कुलर जो परसों जारी हुआ 19 जून को, इसमें कह दिया है कि अब कोर्ट हॉल के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट की मेन ब्रांच में और अदर ब्रांचेज में पोर्ट्रेट परमानेंट प्लेस पे बाबा साहब का लगेगा, और उसमें ही बाबा साहब को कह रखा है कि ये परमानेंट लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये तो है कर्नाटक हाई कोर्ट। अब आते हैं मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, इस जजमेंट को आप इसमें अपने कैमरे में ज़रूर करें, है ना।
ये जजमेंट है एस शशि कुमार वर्सेस द वाइस चांसलर द तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। ये जजमेंट पास किया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने, और ये इसकी डेट है जजमेंट की 12 अगस्त 2022। इसमें हुआ ये था कि एक एससी के किसी एम्प्लॉई ने बाबा साहब की पोर्ट्रेट वहाँ पर लगा दी थी। इस पर विवाद हुआ, उसे सस्पेंड किया, बहुत सी चीज़ें चली। इस पर जो है हाई कोर्ट का क्या व्यू है आप ये समझ ही लीजिए, है ना। हाई कोर्ट ने इसमें, ये जुडिशल साइड का ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है जुडिशल साइड का ऑर्डर है हाई कोर्ट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बाइंडिंग भी होता है पूरे हर जगह। इसमें लिखा हुआ है पैरा नंबर 8 में, पैरा नंबर 8 पेज नंबर 6 पर, डॉक्टर अंबेडकर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज द वेरी सिंबल ऑफ सोशल लिबरेशन, हिज स्कॉलरशिप इज अनपैरल्ड, ही कैन बी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट। बाबा साहब जो एवरी लॉ स्टूडेंट के लिए ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन है। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। द डायरेक्टर ऑफ लीगल स्टडीज चेन्नई इज रिक्वेस्टेड टू इशू सर्कुलर मैंडेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन ऑल द गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस इन तमिलनाडु। मद्रास हाई कोर्ट ने 2022 में ये ऑर्डर किया है कि लॉ स्टडीज चेन्नई से रिक्वेस्ट की गई डायरेक्टर से कि बाबा साहब का जो पोर्ट्रेट है वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में तमिलनाडु में हर एक में लगाया जाए, सभी कॉलेजों में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। इसी ऑर्डर में मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ सर्कुलर का जिक्र किया हुआ है। उस सर्कुलर के माध्यम से भी आप ये समझिए कि बाबा साहब को क्या माना गया है। एक सर्कुलर है, सर्कुलर इश्यूड बाय द बैंकिंग डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर है इसका जो भी लिखा हुआ है, डेटेड 8/9/2006। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर क्या कहता है, विच डायरेक्ट्स द नेशनलाइज्ड बैंक टू पुट अप द पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। सारी बैंकों को डायरेक्शन दी गई है कि डॉक्टर अम्बेडकर का पोर्ट्रेट आपको बैंक में लगाना पड़ेगा। बैंकों में ऑल, ये कब का है, 8/9/2006, आज की बात नहीं है। मतलब आज से 19 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का ये सर्कुलर जो डायरेक्ट करता है सारी बैंकों को, नेशनल बैंकों को, कि वो पोर्ट्रेट डॉक्टर अम्बेडकर का वहाँ पर लगाएं। इसके अलावा एक जियो है जिसका डेट है 24/10/1990, ये उससे पहले का है। 90 यानी कि आज से हो गए करीब 35 साल पहले। 35 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु क्या कहती है कि इन एडिशन टू द 9 पोर्ट्रेट्स नेम्ड इन द जियो, द पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कैन ऑल्सो बी डिस्प्लेड इन पब्लिक ऑफिसेस इन बिल्डिंग, कि हर पब्लिक ऑफिस में और बिल्डिंग में डॉक्टर अम्बेडकर का पोर्ट्रेट भी डिस्प्ले किया जाएगा। ये 24/10/1990 का तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है। सरकार है कर्नाटक की, कर्नाटक हाई कोर्ट का आपका सर्कुलर बताया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार 2008 में 2006 में भी कह रही है कि भाई आप डॉक्टर बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगाना पड़ेगा आपको बैंक, हर बैंक में। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कहा है कि भाई आप जो है इस पोर्ट्रेट को हर एक ऑफिस में, बिल्डिंग में लगाएं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है, आप देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये जस्टिस B.R. ये जजमेंट है 7 जजेज बेंच का। ये जजमेंट वो जजमेंट है जिसमें क्लासिफिकेशन को एससी में बांटने को, वर्गीकरण को जस्टिफाइड किया गया और अलाउ किया गया है। मैं जजमेंट से सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो भी है वो है। तो इस जजमेंट में B.R. गवई साहब ने पैरा नंबर 1, पेज नंबर है, मैं आपको बता दूं इसका, वो भी नोट कर लें, पेज नंबर 5, जस्टिस B.R. गवई के जजमेंट के पेज नंबर 5 के पैरा नंबर 1 में कहा गया है कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ वार्निंग विच डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने रेफर किया है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के मुख्य निर्माता थे, चीफ आर्किटेक्ट थे। तो ये जुडिशल साइड पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच के जजमेंट में B.R. गवई साहब के जजमेंट में ये बात आ रही है, और इस B.R. गवई साहब के जजमेंट को बाकी और जजों ने उसको माना भी है। कर्नाटक हाई कोर्ट भी कह रहा है, मद्रास हाई कोर्ट भी कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना 2008 में जो सर्कुलर था उसमें 6 में वो बात कह रखी है। इसी तरीके से तमिलनाडु सरकार ने भी अपने जियो 1990 में पास किया, उसमें ये बात कह रखी है।
अब देखिए, अनिल मिश्रा जी जो ग्वालियर के एडवोकेट बताए जाते हैं, वो जो अपनी बात रख रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं और वो चुनौती भी दे रहे हैं कि भाई अगर हमारी बात को जो दूसरे अम्बेडकरवादी लोग हैं वो स्वीकार करें और आकर के हमसे बहस करें, ये चैलेंज कर रहे हैं। उनके चैलेंज वो है कौन, क्या अथॉरिटी है उनकी? वो एक एडवोकेट मात्र है। उन एडवोकेट मात्र के चैलेंज को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत सरकार और राज्य की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल साइड पर जो ऑर्डर पास कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि चीफ आर्किटेक्ट, फादर ऑफ मदर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन है, उनके कहने से क्या होता है? वो इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि उनके चैलेंज को स्वीकार किया जाए, नंबर 1। क्योंकि उनका चैलेंज ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा। चर्चा का विषय तो बना दिया ना उन्होंने, चर्चा का विषय बना दिया। वो चाहते यही है कि बाबा साहब के कद को कैसे नीचा किया जाए और BN राव साहब के कद को कैसे ऊपर किया जाए। BN राव साहब को मैं पहले भी कह चुका हूँ, योगदान है, सभी का योगदान है, इसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान है, इसीलिए उनको जो फादर या मदर या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। मुझे तो, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, है ना, देखिए ऐसा है कि सर ये जो अनिल मिश्रा है, ये किस आधार पे कह रहे हैं? इनके पास क्या अनिल मिश्रा जी के पास में जो कुछ आधार हैं जिसको कह के चल रहे हैं, उस आधार को मैं अभी काटता हूँ। देखो, मैं उनको इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं उन जैसे लोगों के सामने बहस करूँ, लेकिन ये कहूँगा कि उन्होंने एक तो बात, तथ्य तो जाने चाहिए ना। हाँ, हम सही तथ्य देना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे बहस करके नहीं, अपने इंडिविजुअल मीडिया से या कहीं कर सकते हैं, लोगों को जानकारी। देखो, वो कह रहे हैं कि संविधान को बाबा साहब ने कहा था कि मैं जला दूंगा, मैं ऐसे मानता ही नहीं हूँ। हाँ, ये बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं ना। इसके बेसिस पे यही नहीं, जो RSS BJP की बहुत लंबे समय से जो लेखक हैं वो इस बात को कह करके और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान तो बाबा साहब के लिए कुछ नहीं था, वो तो उसे मानते हुए मजबूर में लिखा गया संविधान, ऐसा नहीं है। इस बात को देखो, एक किताब आई है, डेड डॉक्टर, इस किताब का नाम है द फोर साइटेड अम्बेडकर, अनुराग भास्कर ने लिखी है ये किताब, अनुराग भास्कर। इसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को जलाना चाहते थे, और उनका जो कोट किया जाता है वो कोट जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, गलत किया जाता है। उन्होंने किसी और पर्पज से ये बात कही थी। वो ये कह रहे हैं कि संविधान का निर्माण, बाबा साहब का योगदान संविधान सभा का मेंबर बनने से शुरू नहीं होता, 1909 से शुरू होता है। भास्कर जी कह रहे 1909, 1919, 1935, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, जो कमीशंस आ रहे थे, जो अपनी बात रख रहे थे, वो तब से बाबा साहब संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, अपनी बात को जगह जगह पर रखते रहे हैं। ब्रिटिश अथॉरिटी जहाँ थी उनके सामने ये बातें रखते रहे, तो संविधान बनाने में उनका योगदान अब ये समझे 1909 से है, क्योंकि 1909 के बेसिस पर पहले संविधान बनते आ रहे हैं, तो उस संविधान में ही बाबा साहब का योगदान है। तो बाबा साहब का योगदान इस वहाँ पर संविधान जलाने की जो बात थी ना, वो इसको इन्होंने कहा है रिटोरिकल स्पीच ऑफ बर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उन्होंने, जैसे लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि अपनी बात रखने के लिए कभी जब गुस्से में कुछ बात कह जाते हैं, बट उस पर एक्ट करना नहीं चाहते, वो उसको सही नहीं मानते, लेकिन कई कुछ बातें ऐसी वो कह जाते हैं। हुआ ये था कि आंध्र प्रदेश का 1953 की बात है कि एक बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में। उस बिल में तब बाबा साहब राज्यसभा में मेंबर थे, तो उस बिल में आंध्र प्रदेश को उसके क्या बोलते हैं, भाषा के आधार पर बांटने का प्रपोजल था। तो बाबा साहब ने कहा कि आप कर क्या रहे हैं कि भाषा के आधार पर जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं आंध्र प्रदेश स्टेट को, सिर्फ इसी वजह से कि एक कोई व्यक्ति था, वो उसने कुछ मूवमेंट किया और उसकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए आप इसी बेसिस पर उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मेजोरिटी के बल के बेसिस पर। माइनॉरिटीज़ का क्या होगा? बाबा साहब को पता होगा कि माइनॉरिटीज़ में वो मुस्लिम और लोगों को नहीं, दलितों को वो माइनॉरिटी ही कहते थे। उन्होंने पूरी कोशिश करी, उन्होंने बुक भी लिख रखी है। तो माइनॉरिटीज़ वर्ड का इस्तेमाल दलितों के लिए क्या करते थे, ना कि सिर्फ जो है रिलीजियस माइनॉरिटी, बट कास्ट के बेसिस पर माइनॉरिटीज़ है, उनको भी माइनॉरिटीज़ कहा जाता था, ऐसा बाबा साहब का विचार था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आप कर क्या रहे हैं राज्यसभा में, कि आप जो है माइनॉरिटीज़ को क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने कहा था कि गवर्नर, क्योंकि सरकार मेजोरिटी की बेसिस पर आती है, गवर्नर जो होता है उसकी भूमिका अलग है। गवर्नर एक्ट करता है संविधान के अकॉर्डिंगली, जो कैबिनेट है सरकार की उसके बेसिस पर। तो बाबा साहब ने ये कहा कि मेजोरिटी में सरकार आ रही है, तो मेजोरिटी की सरकारें जो है आ रही हैं, तो मेजोरिटी जैसे अब बीजेपी अब क्या कर रही है, आपको पता ही होगा, माइनॉरिटी की हालत कर रखी है बीजेपी ने। आप सोचिए इस बात को, आज आप ही देख रहे होंगे कि माइनॉरिटीज़ की हालत जो है मुस्लिम की या ईसाइयों क्या देश में कर रखी है, ये सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जरूरी है कि माइनॉरिटी के बेसिस पे सरकार बने, और संविधान में व्यवस्था है भी है। अगर मेजोरिटी की सरकारें माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का दमन करें तो फिर क्या होगा?
तो सरकार बन इसलिए रही है क्योंकि वो मेजोरिटी के वोट लेके बन रही है। लेकिन संविधान उन्हें रोकता है कि माइनॉरिटीज़ के अधिकार प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी नहीं मानने को तैयार है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ के अधिकार हैं उनके लिए गवर्नर को स्पेशल पावर देने की आवश्यकता है। कि गवर्नर, जिससे कि गवर्नर तो चुन के आते नहीं हैं, तो वो उनकी ड्यूटी थी कि संविधान के अकॉर्डिंगली काम कर, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग कहानी है, आज के समय वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि गवर्नर को स्पेशल प्रोविजन दे करके, राइट दे करके माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन हो, ये काम है। इसीलिए संविधान को उस कॉन्टेक्स्ट में कि मेजोरिटी माइनॉरिटीज़ के राइट को खा रही है और इसमें दलित भी शामिल है, उस कॉन्टेक्स्ट में संविधान जाने की बात कही थी। उनका पर्पस सिर्फ इतना था कि वो उनका रेटोरिक स्पीच थी, वो जलाने की बात उन्होंने नहीं करी। एक पर्टिकुलर जो प्रोविजंस था आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश को अलग से राज्य बनाने की बात चल रही थी, उसके आप भाषा क्या था, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही है। और बाद में फिर उन्होंने जो हेल्थ मिनिस्टर उनसे उन्होंने और भी कुछ कहा। तो पूरा इस स्पीच का मतलब इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया या उनके मन से नहीं बना या उनकी इच्छा के विरुद्ध संविधान बना हुआ है, या आप ऐसा भी नहीं कह सकते संविधान को जलाना चाहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रेटोरिक स्पीच है उनकी, इस तरह कुछ भी नहीं है। गलत तरीके से तोड़ मोड़ के तथ्यों को पेश किया जाता है। जो और लोग इस बात को, जो मिश्रा जी टाइप के लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर क्या नाम उनका BN राव ने जो है फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था, तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था। तो ये तो देखो संविधान जो उनकी किताब है ना, उसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। प्रीफेस में पेज नंबर ये है 11, उसमें ये लिखा हुआ है कि These committees made considerable alterations in the original draft of the Constitution as a preliminary to a clause-by-clause discussion by the Constituent Assembly under the general guidance of a drafting committee। वो खुद ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, उस ड्राफ्ट को बहुत सारे कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर उसमें अल्ट्रेशन किए गए, चेंजेस किए गए, और वो सारा काम चल रहा था जनरल गाइडेंस ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी ऐसी कमेटी जो संविधान को ड्राफ्ट करेगी, तो चीफ आर्किटेक्ट या पितामह या माता, जो भी कहना चाहें, संदर्भ माता, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बाबा साहब, उनके अलावा किसी को कहा भी नहीं जा सकता। देखो, राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को, सारी की चीज़ों को देखें, तो उस डिबेट से पता चलता है कि राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको नहीं कहा जा सकता चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो वो खुद भी कह रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बना हुआ है असेंबली का, उसको हम कहते हैं कि उसने बनाया हुआ। नो, चीफ आर्किटेक्ट, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ही ड्राफ्ट करना है। एडवाइजर के रूप में एडवाइज ली जा सकती है, एडवाइज में कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे, उनसे एडवाइज ली गई। एडवाइज लेने के बाद में उनके एडवाइज को माना गया नहीं माना गया, वो अलग इशू है। और अलग कमेटी की अलग अलग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उनके बेसिस पर संकलन चल रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी संकलन पूरा कर रही है, उसमें किस चीज़ को रखा जाए, हटाया जाए, वो भी डिसीजन ले रही है। और बात यह है कि आखिर हमारे देश में संविधान के तहत आखिर व्यवस्था जो करी गई है, जो भी वो व्यवस्था ऐसी ही क्यों बने, इस पर क्लैरिफिकेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या अन्य देशों कंट्रियों के क्या प्रोविजंस हैं, इस सब के संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं शुरू से एंड तक। आप ये भी समझिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त लॉ मिनिस्टर भी थे। तो लॉ मिनिस्टर जो हैं वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। और लॉ मिनिस्टर वो ऐसे लॉ मिनिस्टर नहीं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऐसे लॉ मिनिस्टर हैं जो कि विदेशों में पढ़ के आए हुए हैं। वो अलग अलग कमीशंस को, ब्रिटिश जो भी आ रहे हैं, उनको अपने मेमोरेंडम चीज़ें सौंप रहे हैं, बाकी आंदोलन भी कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, संविधान निर्माता में उसके बाद भी उनकी भूमिका है। तो इसीलिए लॉ मिनिस्टर होने से भी आप समझिए कि उनकी कद क्या था। देखो, वो जो डॉक्टर BN राव साहब, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो ये कहा कि पहले भी कहा था कि सभी का योगदान था, संविधान सभा के जितने मेंबर थे सभी कुछ ना कुछ योगदान था, लेकिन सबसे मुख्य योगदान अगर किसी का है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस संविधान सभा की डिबेट जो खुद ही जो है लोकसभा राज्यसभा ने पब्लिश करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस रिपोर्ट से पता चलता है। अगर पूरी रिपोर्ट्स पढ़ें, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रखी हैं, उस रिपोर्ट में जहाँ भी जवाब दिए जिनकी बात आ रही है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कोई जवाब नहीं दे रहे।